ओके गाइस, ये हमारा थर्ड लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जिसके टॉपिक में हमें साइन कन्वेंशन के ऊपर, मिरर फार्मूला के ऊपर, मैग्नीफिकेशन के ऊपर बात करनी है। इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने रे डायग्राम्स के ऊपर डिस्कशन किया था। असाइनमेंट्स में रे डायग्राम में आपको मैंने होमवर्क दिया था QBADs को करने का, वो अभी तक आपने मुझे अपडेट नहीं करा है, किसी भी बच्चे ने मुझे अभी तक अपडेट नहीं करा है। अनटिल अनलेस आप मुझे वो QBAD का होमवर्क अपडेट नहीं करके देते हैं, तब तक QBAD से रिलेटेड जो वीडियो एक मैंने तैयार कर रखी है वो मैं शेयर नहीं करूँगा, बिकॉज इट विल बी अ काइंड ऑफ चीटिंग। वो आप सीधा चीट कर लेंगे उससे आंसर। मैं चाहता हूँ पहले आप खुद का दिमाग लगाएं, उसको सॉल्व करें, एंड देन मैं उसके साथ वो वीडियो शेयर करूँ। फाइन, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। आप यहाँ पर एक फ़िगर देख रहे हैं जो मैंने अपलोड करी है आपके असाइनमेंट के पार्ट से, लेकिन इस फिगर में मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करी हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा मिरर इस फिगर में डाला है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव पहले से ही था फिगर में, मैंने साथ में क्या डाल दिया है, कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा वो मिरर जो मैंने एक्स्ट्रा डाला है। साथ में मैंने इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर मेंशन किया है इस फिगर में एक्स्ट्रा, कि वो राइट साइड होता है। और कॉनकेव मिरर का भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें मेंशन नहीं था, वो मैंने मेंशन किया है। फाइन, ये कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा मॉडिफाई करी हैं इसके अंदर, इसके ऊपर मेरी बात है। तो सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर सामने आपके लिख रहा हूँ मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला में यूज़ होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं उसके बारे में लिखूँगा। देन यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूँगा मैग्नीफिकेशन फार्मूला, एंड मैग्नीफिकेशन फार्मूला के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं उसके बारे में लिखूँगा। एंड ये बहुत ही सिंपल साइन कन्वेंशन है। इस टॉपिक का नाम है इस टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। साइन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कन्वेंशन मतलब एक ऐसा तरीका विच इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। एक कन्वीनियंट तरीका हम निकालेंगे जिससे हम साइन के बारे में पता लगा पाएंगे डिफरेंट चीज़ों का। पहले देख लेते हैं इस टॉपिक में चीज़ें कौन कौन सी यूज़ होती हैं। सो मिरर फार्मूला कहता है हमारे पास 1/1 v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर फार्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू hi/ho, hi/ho। या फिर इसी का एक और फार्मूला होता है -v/u, वेयर माइनस इज द पार्ट ऑफ योर फार्मूला। बाकी फॉर्मूले के अलावा जो प्लस माइनस होंगे वो यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ ये प्लस जो है वो पार्ट है फार्मूला का, फाइन। जैसे ये माइनस जो है ये पार्ट है फार्मूला का, ये फार्मूला का पार्ट है। बट हमें इसके अलावा साइन पता लगाने हैं UVF HIHO के क्या होते हैं। तो किस किस के हमें साइन पता लगाने हैं देखते हैं। सबसे पहले U की बात कर रहे हैं हम लोग, U क्या होता है। फिर हम बात करेंगे V के बारे में कि V क्या होता है। फिर हम बात करेंगे F के बारे में कि F क्या होता है। देन हम बात करेंगे HI के बारे में, HO के बारे में, फाइन। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं U के बारे में। U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है U? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल से कितनी दूरी पर रखा है। V होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। V क्या होता है हमारा? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। V होता है हमारा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। F होता है हमारा फोकल लेंथ। F क्या होता है हमारा? फोकल लेंथ, फाइन। HI हमारा क्या होता है? HI हमारा होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। HO हमारा क्या होता है? HO हमारा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइन। अब मैं इससे पहले कि नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, और अगर इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट पेज पे ले आऊँगा तो मैं फिगर का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इसी पेज पे साइन कन्वेंशन को निपटाऊँ। ये जो पेज है ये आपको बहुत अच्छे से समझा देगा साइन कन्वेंशन को, कि साइन कब कौन सा कैसा यूज़ करना है, किस हालात में यूज़ करना है। बट
दिस इज़ नॉट द वे ऑफ राइटिंग. अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए राइट दी साइन कन्वेंशंस ऑफ मिरर फॉर्मूला और राइट दी साइन कन्वेंशंस इन एनी केस, लेंसेज के या मिरर के केसेस में, तो उसको कैसे लिखना है, इसके लिए आप लोग रेफ़र करेंगे थियोरेटिकल टर्म्स में. हमें इस टॉपिक में कैसे लिखना है इसके लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ. आप लोग रेफ़र करेंगे असाइनमेंट को. असाइनमेंट में आप स्पेसिफिकली रेफ़र करेंगे पेज नंबर 72 को. स्फेरिकल मिरर के केस के साइन कन्वेंशन के लिए थियोरेटिकली एग्जैक्टली कैसे लिखना है, पेज नंबर 72 को में आप रेफ़र करेंगे असाइनमेंट के. बट अगर बात आती है कि हमें समझना है कि एग्जैक्टली साइन कन्वेंशन है क्या और क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये पेज सफिशिएंट है जिससे हम बहुत इजीली सीख लेंगे. फाइन. सबसे पहले स्टार मार्कर पॉइंट्स कुछ जो मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ इधर और इधर. फाइन. एक स्टार मार्कर पॉइंट मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ इधर, और एक स्टार मार्कर पॉइंट मैं आपके लिए मेंशन करूँगा इधर. फाइन. देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर स्टार मार्कर पॉइंट U, V and F. U, V and F deals with x-axis. Deals with x-axis. U, V, F किससे डील करते हैं, x-axis से डील करते हैं. याद रखेंगे हम लोग ये वाली बात. U, V, F deals with x-axis. Fine. And H, I and H, O. H, I and H, O deals with y-axis. H, I and H, O deals with y-axis. ठीक है. ये वाली बात हम ध्यान रखेंगे कि H, I, H, O डील करेगा हमारे y-axis के साथ एंड U, V, F डील करेंगे हमारे x-axis के साथ. अगर आप फिगर में देखेंगे तो आपको आराम से x-axis एंड y-axis दिखेंगी. x-axis ये है एंड y-axis जो है वो ये वाली है. फाइन. अब अगर आप साइन कन्वेंशन के ऊपर बात करते हैं तो साइन कन्वेंशन जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे डील करते हैं वैसे ही ये लोग डील करते हैं. आप सबको पता है कि एक्स एक्सिस का राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है. एक्स एक्सिस का राइट साइड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव. एंड एक्स एक्सिस की अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव. हमें एक्स एक्सिस के राइट साइड के बारे में बात करनी थी, हमने बोला पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव. वाई एक्सिस का अप साइड क्या होता है, पॉजिटिव. वाई एक्सिस का अप साइड क्या होता है, पॉजिटिव. एंड वाई एक्सिस की अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो वाई एक्सिस का डाउन साइड क्या होता है हमारे लिए, नेगेटिव. फाइन. वाई एक्सिस का डाउन साइड क्या होता है, नेगेटिव. अब यू वी एफ की बात करते हैं. यू वी एफ एच आई एच ओ, इनमें से कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस होती हैं, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग. फाइन. जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं लकीली हम लोग देख सकेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला में भी बाय डिफ़ॉल्ट यही सेम चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी लेंस फॉर्मूला में. तो लेंस फॉर्मूला के साइन कन्वेंशन में और मिरर फॉर्मूला के साइन कन्वेंशन में जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट किसी साइन को कंसिस्ट करेंगी वो दोनों में ही क्या होंगी, सेम. ठीक है. चलिए इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के ऊपर दिमाग लगाते हैं कि यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने बोला पोल से होता है. अब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, मेरा बहुत सिंपल सवाल है. अगर आपको शीशा देखना है, अगर आपको मिरर में अपनी शक्ल देखनी है तो आप अपने आप को कहाँ रखेंगे, आप उस साइड पे रखेंगे जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या ऑपोजिट साइड रखेंगे जहाँ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मेरा पूछने का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए. अगर आप इन एरोज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मेरे इन एरोज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मानिए कि ये एरो जो है वो लाइट है. ये एरो जो वो क्या है, लाइट. और ये लाइट या तो आ रही है सोर्स से या आ रही है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से. तो ये लाइट कहाँ से आ रही है, आप थोड़ा ध्यान से देखें इस एरो को. दोनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है. लाइट कहाँ से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है. लेफ्ट से आ रही है और टुवर्ड्स राइट जा रही है लाइट. इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है. अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव. हमेशा क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव. फाइन. और अगर हम बात करेंगे इसके बाद बाय डिफॉल्ट की तो आप फोकल लेंथ को देख सकते हैं. फोकल लेंथ जो कि बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, चाहे मिरर का केस हो चाहे लेंस का केस हो.
बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ये, ठीक है। सो इसके बाय डिफ़ॉल्ट को देखते हैं ज़रा ध्यान से। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों लोगों के लिए अलग है। कॉनकेव के लिए आप देख के बता सकते हैं इमेज से, एंड कॉन्वेक्स के लिए भी आप इमेज से देख के बता सकते हैं। ये है कॉनकेव, फाइन। ये वाला कौन सा है? कॉनकेव। मैं चाहूँ तो पूरे मिरर के ऊपर लिख भी देता हूँ आपके लिए कि कॉनकेव कौन सा है। ये है कॉनकेव। ये क्या है? कॉनकेव। और ये वाला दूसरी तरफ हमारे पास है कॉन्वेक्स। ये वाला कौन है? कॉन्वेक्स, ठीक है। अब आप जैसे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को देख पा रहे हैं, तो इनका जो कर्वेचर है, अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आप देख पाएंगे ये कॉनकेव का कर्वेचर क्योंकि राइट साइड जा रहा है, क्योंकि कहाँ जा रहा है ये कंप्लीट होने के लिए? राइट साइड। तो इसका सेंटर भी राइट है, इसका फोकल लेंथ भी राइट है, इसका सेंटर भी राइट है, इसका फोकल लेंथ भी राइट है। बट इस कर्वेचर को अगर आप देखेंगे कॉनकेव वाले के कर्वेचर को, तो कॉनकेव वाले का कर्वेचर जा रहा है लेफ्ट साइड, कॉन्वेक्स वाले का कर्वेचर कहाँ जा रहा है? राइट साइड। कॉन्वेक्स वाले का कहाँ जा रहा है? राइट साइड। कॉनकेव वाले का कहाँ जा रहा है कंप्लीट होने के लिए? लेफ्ट साइड। कॉनकेव वाले का कहाँ जा रहा है कंप्लीट होने के लिए? लेफ्ट साइड। इससे हमें पता चलता है कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ राइट में है और कॉनकेव का फोकल लेंथ लेफ्ट में है। अगर कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ राइट में है, और यहाँ 4 मार्कर पॉइंट में मैंने क्या लिखा था? फोकल लेंथ डील्स विद एक्स एक्सिस। तो कॉन्वेक्स का अगर राइट में है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ एक्स एक्सिस से डील करता है, तो राइट में हम सब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव होता है। राइट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस। इसीलिए बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स का क्या होगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स का हमेशा ही क्या होगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव। चाहे फिर वो लेंस की दुनिया हो या मिरर की दुनिया, दोनों में ही कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये बाय डिफॉल्ट है। आपको ये जो साइंस हैं ये यूज करने हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दी जाती है कि देयर इज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको पॉजिटिव में ही पुट करना है, क्योंकि उसका यही साइन है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ राइट साइड में आता है इन दी एक्स एक्सिस। बट अगर कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव का फोकल लेंथ आता है लेफ्ट साइड में। कॉनकेव का फोकल लेंथ कहां आ रहा है? लेफ्ट साइड में। और क्योंकि फोकल लेंथ डील करती है एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में क्या होती है? यहां पर एरो में देखा हुआ है हमने, एक्स एक्सिस लेफ्ट में क्या होती है? नेगेटिव। एक्स एक्सिस लेफ्ट में क्या होती है? नेगेटिव। एक्स एक्सिस अगर लेफ्ट में नेगेटिव होती है, तो कॉनकेव का क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है फोकल लेंथ, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? नेगेटिव। सो अगर वही क्वेश्चन, वही न्यूमेरिकल कहता है देयर इज अ कॉनकेव मिरर, देयर इज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देयर इज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो आपको लिखना पड़ेगा f इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, f इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा साइन कन्वेंशन है इसके अकॉर्डिंगली। अब बाय डिफॉल्ट के तीसरी चीज पे चल रहा हूं मैं, एंड व्हेन आई से बाय डिफॉल्ट दैट मींस क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, इनके साइंस एग्जैक्टली यही रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट पे तीसरी चीज है हमारे पास HO। HO मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इस फिगर में भी बहुत आराम से देख पा रहे हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो अपसाइड खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट है जो अपसाइड खड़ा है। अगर अपसाइड की बात करूंगा तो यहां पर 4 मार्कर पॉइंट से हम पूछते हैं। 4 मार्कर पॉइंट हमें कहता है HO डील्स विद y एक्सिस। HO डील्स विद y एक्सिस। अगर ये 4 मार्कर हमें पॉइंट कह रहा है कि HO जो है वो y एक्सिस से डील करता है, और अपसाइड मतलब अपवर्ड। अपवर्ड y एक्सिस क्या होती है? अपवर्ड y एक्सिस होती है पॉजिटिव। यहां पर हमने लिखा हुआ है अपवर्ड y एक्सिस क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट HO का जो साइन है हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। बाय डिफॉल्ट HO का जो साइन है वो हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फाइन, HO का साइन पॉजिटिव रहेगा। तो अगर कोई कहता है देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, तो आप न्यूमेरिकल्स में इस HO को यहां पर पुट करेंगे +5। क्या पुट करेंगे न्यूमेरिकल में? यहां इस HO को +5। क्लियर है? ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट थी। तो बाय डिफॉल्ट वाली चीजें कौन कौन सी थी हमारे पास? ये थी बाय डिफॉल्ट, ये थी बाय डिफॉल्ट, एंड ये थी बाय डिफॉल्ट। दैट मींस इनका क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा ही ऐसे रहेंगे। U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। एंड फोकल लेंथ की जब जब बात आएगी तो डिपेंड करेगा कि कौन सा मिरर या लेंस है। अगर कॉनकेव मिरर या लेंस होता है तो हमेशा नेगेटिव रहता है फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स मिरर या लेंस होता है तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। एंड ये बाय डिफॉल्ट वाली चीजें जो हैं मैंने आपको बताया, चाहे लेंस की दुनिया हो चाहे मिरर की दुनिया हो, ये दोनों में ही क्या रहता है? सेम। अब V की दो बातें, V के लिए दो तरीके की बातें हैं। सो हम सबको पता है कि लाइट जो होती है वो लेफ्ट से ही आ रही है, लेफ्ट साइड से ही आ रही है लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों के लिए ही लेफ्ट में है। देखिए इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में ही है, इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड ही है।
दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड है, राइट साइड दोनों का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लाइट्स अगर लेफ्ट से आ रही हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्ट भी लेफ्ट ही जाएंगी, क्योंकि लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है वो पेनिट्रेट नहीं करती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाती है, तो वो भी लेफ्ट ही जाएंगी। फाइन। अगर लाइट जो रिफ्लेक्ट होने के बाद लेफ्ट में ही जाके मिल जाए, अगर मिल जाए, तो वो इमेज क्या होगी? रियल होगी। वो इमेज क्या होगी? रियल होगी। क्या होगी? रियल होगी। अब जरा V से बात करते हैं। V के लिए यहां लिखा है डील्स विद एक्स एक्सिस, इट डील्स विद एक्स एक्सिस। और अगर वो लेफ्ट में जाके मिलती है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव है। लेफ्ट में जाके मिलती है तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव है। तो V के दो आंसर हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है पहला आंसर क्या होगा? V का नेगेटिव। अगर V का नेगेटिव आता है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद V को हमारे कहता है कि वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो रियल इमेज है। क्या है वो? रियल इमेज है। रियल इमेज क्यों है? क्योंकि एक्चुअली लाइट लेफ्ट में जाके मिली है, एक्चुअली में मिली है। लेकिन सोचिए अगर लेफ्ट से आने वाली रेज जो इंसिडेंट रेज है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिले ना, लेफ्ट में ना मिले, वो डाइवर्ज करे, तो हम याद होगा आपको मिरर के रे डायग्राम्स में हमने उनको फिर बैक साइड ऑफ द मिरर मिलाया था। बैक साइड ऑफ द मिरर क्या है? नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड के साइड मिलाओगे तो वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो जाती है, तो V का आंसर फिर हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकली आएगा जो भी हमारा सॉल्व होने के बाद, तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल आंसर है। क्या है वो? वर्चुअल आंसर है। क्या है? वर्चुअल है। ठीक है, अब बात करते हैं HI की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? HI की, हाइट ऑफ इमेज की। हाइट ऑफ इमेज की। अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे तो इट ऑल्सो डील्स विद वाई एक्सिस। तो अगर एक बात बताइए कि ये इमेज जो उल्टी खड़ी है, क्या आप इसको इन्वर्टेड बोलते हैं? इस वाली इमेज A डैश B डैश इधर उल्टी है, वाई एक्सिस के डाउन साइड है, तो ये आप इसको इन्वर्टेड बोलते ही हैं। ये आपने सीखा ही था रे डायग्राम्स के केस में। तो जब इमेज इन्वर्टेड हो तो वो आएगी नेगेटिव। HI क्या आएगा? नेगेटिव। HI क्या आएगा? नेगेटिव। और जब इमेज जो है वो अपसाइड हो, लाइक लेट्स सी बिहाइंड द मिरर कोई इमेज ऐसे खड़ी हो जाती है, A डैश B डैश का आंसर ये है, अपसाइड है, तो वो पॉजिटिव होगी। तो वो क्या होगी? इरेक्ट होगी। वो इमेज क्या होगी? इरेक्ट होगी। जब वो पॉजिटिव होगी तो वो इरेक्ट होगी, जब वो नेगेटिव होगी तो वो इन्वर्टेड होगी। फाइन। अब ये पेज जो है वो बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो गया इस पेज में, लेकिन आई होप आपको इतना बोलने के बाद कुछ समझ में आया होगा। अब मैं इसके नेक्स्ट पेज पे इसके आउटकम्स लिख रहा हूं दोबारा से, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप अपने लिए लिख पाएं कि एग्जैक्टली साइन कन्वेंशन समझने के लिए भी कैसे समझनी है। थियोरेटिकली लिखने के लिए मैंने आपको बोला क्वेश्चन पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा राइट द साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो आप पेज नंबर 72 को रेफर करेंगे। किसको रेफर करेंगे? पेज नंबर 72 को। बट समझने के लिए भी मैं इसको और थोड़ा बेहतर बना रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर फिगर था तो इसलिए मुझे यहाँ से समझाना बहुत जरूरी था आपको। अब मैं इसको प्रॉपरली आपके लिए सारे आउटकम्स को लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। फाइन। तो इसके आउटकम्स में, साइन कन्वेंशंस के आउटकम्स में क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट, सबसे पहली चीज, प्रिंसिपल एक्सिस acts as x-axis. Principal axis acts as x-axis. Pole acts as origin. Pole acts as origin. And an imaginary ray and an imaginary ray perpendicular to principal axis, perpendicular to principal axis, passing through pole is known as y-axis. In this case is known as y-axis. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट करेगी एक्स एक्सिस की तरह, पोल एक्ट करेगा ओरिजिन की तरह, एंड इमेजिनरी रे जो परपेंडिकुलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और पोल से गुजरेगी उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। नाउ सेकेंड पॉइंट जो आपका पिछले पेज पे 4 मार्कर पॉइंट था, यू वी एंड एफ डील्स विद एक्स एक्सिस, x-axis, and HI and HO deals with y-axis. So UVF हमारे डील करेंगे x-axis के साथ,
HINHO हमारा डील करेगा y एक्सिस के साथ। फाइन। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है? थर्ड पॉइंट हमारे पास है बाय डिफॉल्ट का। किसका है थर्ड पॉइंट? बाय डिफॉल्ट का। बाय डिफॉल्ट के सारे पॉइंट इसी के अंदर है। u हमारे पास बाय डिफॉल्ट u विल ऑलवेज बी नेगेटिव, u विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये बाय डिफॉल्ट का हमारे पास पॉइंट है। सेकेंड बाय डिफॉल्ट का पॉइंट आता है HO के बारे में। किसके बारे में? HO। ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है O, ये ऑब्जेक्ट के लिए, H हाइट के लिए। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है? पॉजिटिव। U किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। U किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। ये मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ दैट U जो है वो किसके लिए है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। फ्रॉम कहां से नापा जाता है? ये पोल से। बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है। HO किसके लिए है? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइन। एंड F जो होता है उसके दो आंसर हैं। नेगेटिव होगा फॉर कॉनकेव केस। किसके लिए? नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए। एंड पॉजिटिव होगा किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। पॉजिटिव होगा किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। F होता क्या है? फोकल लेंथ। F क्या होता है? फोकल लेंथ। दैट इज डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल। ये F के लिए था। ये 3 पॉइंट्स हमारे U, HO एंड F बाय डिफॉल्ट हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट का मैं फिर बोल रहा हूं, ये स्फेरिकल मिरर का केसेस है। अगर आप लेंसेज में जाएंगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे? सेम। फोर्थ पॉइंट आपने जो आउटकम निकाला था वो V के लिए निकाला था। V, इफ आंसर ऑफ V इज पॉजिटिव, इफ आंसर ऑफ V इज पॉजिटिव, देन इट डिनोट्स वर्चुअल केस। किसके लिए है ये? वर्चुअल केस के लिए। बट अगर सॉल्व करने के बाद आंसर आपका नेगेटिव आता है V का, तो ये किसके लिए है? रियल के लिए। किसके लिए? रियल इमेज के लिए। सो यहां पर V क्या है? V डिनोट्स फॉर इमेज डिस्टेंस। V किसके लिए है? इमेज डिस्टेंस के लिए। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। एंड अगर इसका आंसर सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आता है तो आप बोलते हैं वर्चुअल है, और इसका डिस्टेंस अगर नेगेटिव आता है तो आप बोलते हैं रियल है। फाइन। देन लास्ट चीज जिसके बारे में आपको कमेंट करना है, 5 चीज़ों के बारे में कमेंट करना होता है साइन कन्वेंशंस के लिए। मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये बात आपके लिए। एक आपको U के बारे में, एक V के बारे में, एक F के बारे में, एक HO के बारे में, एंड लास्ट चीज़ जो बची है हमारी वो HI है। फाइन। इनके बारे में आपको कमेंट करना होता है। अब हम किसके बारे में कमेंट कर रहे हैं? HI के बारे में। HI जो है वो अगर सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आती है, HI जो है वो अगर हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आती है? पॉजिटिव। दैट मीन्स हम इरेक्ट इमेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इरेक्ट इमेज की बात कर रहे हैं। और HI अगर जो है हमारे पास सॉल्व होने के बाद नेगेटिव आती है तो हम इन्वर्टेड इमेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इन्वर्टेड इमेज की बात कर रहे हैं। सो HI होता क्या है हमारे पास? HI स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ एन इमेज, हाइट ऑफ एन इमेज। नाउ आप ये ध्यान रखना, आपसे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन देने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपसे पूछा जाएगा ऑल्सो राइट द नेचर, ऑल्सो राइट द नेचर ऑफ एन इमेज। तो ध्यान रखिएगा, नेचर के लिए आपको रीजंस देने पड़ेंगे। तो आप बोलेंगे क्योंकि मेरा पॉजिटिव आ रहा है आंसर V का, इसलिए नेचर में वर्चुअल इमेज है। क्या है नेचर में? वर्चुअल इमेज। एंड क्योंकि मेरा आंसर नेगेटिव आएगा V का अगर नेगेटिव आ जाता है मेरा आंसर, तो मेरा नेचर क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। फाइन। उसी तरीके से आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, और हाइट निकालने के बाद आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि हाइट पॉजिटिव आ रही है इसलिए मेरा इरेक्ट है, और क्योंकि हाइट मेरी नेगेटिव आ रही है इसलिए मेरा इन्वर्टेड है। बट कभी कभार अगर हाइट के लिए आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ना हो और V निकालने के बाद आप पॉजिटिव निकालने के बाद बोल दें वर्चुअल, तो वो ऑटोमेटिकली इरेक्ट बन जाएगा। और अगर V नेगेटिव आपका निकल जाए और रियल निकले इमेज, तो वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड बन जाएगा। याद रखिएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा ही इरेक्ट आता है, रियल के साथ हमेशा ही इन्वर्टेड आता है। थोड़े से चेंजेस हैं। ये इनफैक्ट पूरा साइन कन्वेंशन सेम है। अगर ये पूरा साइन कन्वेंशन आप देखेंगे स्फेरिकल मिरर का, तो एग्जैक्टली यही है। इस साइन कन्वेंशन को अगर लेंसेज की दुनिया में जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के वक्त, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सेम रहेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सेम रहेगा, एक्सेप्ट 2 थिंग्स, एक्सेप्ट 2 लिटिल थिंग्स विच विल चेंज इन द केस ऑफ लेंस।
दैट इज सबसे पहली चीज, ये पोल शब्द हट जाएगा, वहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है इस पोल शब्द की जगह, क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। एंड दूसरी चीज, ये v जो होगा वहां पर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेंसेज की दुनिया में जो पॉजिटिव होता है उसको हम रियल कहते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको हम वर्चुअल कहते हैं। ये v उल्टा हो जाएगा वहां पर लेंसेज की दुनिया में, और ये पोल जो है वो ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। एक्सेप्ट ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है सिवाय इन दोनों चीजों के। फाइन, किसके केस में, लेंसेज के केस में। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो किसके ऊपर है, स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। फाइन, नाउ अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ले जा रहा हूं और मैं नेक्स्ट अब टॉपिक जो कवर करने वाला हूं मैं उसका वो आउटकम निकालने वाला हूं रे डायग्राम्स का और साइन कन्वेंशन का थोड़ा मिक्स मैच करके मैं आउटकम्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे आया ये। फाइन, ओके, सो एक एक करके हम सारी चीज़ें फिर दोबारा डिस्कस करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। और अब आप यहाँ पर लास्ट क्लास का जो मेरा आप फॉर एग्जांपल कुछ वीडियो के एंड में देखेंगे जहाँ मैं कॉनकेव को कुछ एंड कर रहा हूँ, समराइज़ कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स को, तो उन बातों को अब आप यहाँ पर देख के और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले जो ऑलरेडी आपको आता है मैं उसको बोलूँगा एंड उसके बाद जो इस क्लास का इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, इन्फिनिटी पे, तो आपने बोला इमेज जो होगी वो फोकस पे होगी। ऑब्जेक्ट जो होगा वो अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज किस पे होगी, फोकस पे होगी, और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी एंड हाईली डिमिनिश्ड होगी। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी और हाईली क्या होगी, डिमिनिश्ड। सो ज़रा यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U, -V/U। ज़रा इन फॉर्मूलाज को देख के हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, किसके, कॉनकेव मिरर के। और कॉनकेव मिरर के फर्स्ट केस में आपने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे है, इन्फिनिटी पे है, एंड इमेज जो है वो फोकस पे बनी है। फाइन, सो अगर आप मैग्नीफिकेशन के इस फॉर्मूले को देखेंगे जिसमें आप -V/U कहते हैं मैग्नीफिकेशन को, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब U पोल से कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन्फिनिटी पर है। अब V चाहे कुछ भी हो, V चाहे कुछ भी हो, V एनीथिंग, वैसे तो फोकस है, V स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन करा है कि फोकस है, लेकिन फोकस की कोई तो वैल्यू होती होगी, तो वो कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है। अपॉन में क्या आ गया, इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन का आंसर जो है वो हमने क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। फाइन, बट इसी चीज़ को अगर आप HI/HO के नज़रिए से देखना चाहेंगे, HI/HO, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है और उसकी हाइट क्या है फर्क नहीं पड़ता है, उसकी हाइट क्या है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इमेज की हाइट हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको, इन्फिनाइटली स्मॉल होती है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब इन्फिनाइटली स्मॉल होती है। अब इन्फिनाइटली स्मॉल चीज़ बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि ऑलमोस्ट जीरो होती है, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इमेज की हाइट जीरो है, फिर ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो होता है। तो आप दोनों ही केसेस में देख रहे हैं, चाहे आप -V/U को सॉल्व करके निकालें या HI/HO को सॉल्व करके निकालें, आपको अपना आंसर दिख रहा है कि आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। फाइन, अगर आप देख रहे हैं कि आंसर दोनों ही केसेस में जीरो आ रहा है तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का आंसर आप चेक कर सकते हैं कि जीरो आया। अब इसी तरीके से मैं आपके साथ सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट कब है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ा है और इमेज जो है वो बिटवीन CNF है। इमेज जो है वो कहाँ है, बिटवीन CNF। तो आप यहाँ से देख सकते हैं -V/U के आंसर में कि आपका माइनस फॉर्मूले का पार्ट है। जब V की बात आएगी कि इमेज क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, V मतलब इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन है C और F के बीच में। मतलब एक अंदाजे से अगर मैं इन सारे क्वेश्चंस के लिए एक फिक्स वैल्यू आपके लिए ले लूँ तो प्लीज़ अलाउ मी फॉर दिस कि F जो है वो 10 है एंड C जो होगा वो फिर 20 पे होगा। F जो है अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा, डबल होता है उसके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 और 20 के बीच में आंसर है। सबके लिए हमने कॉमन ले लिया, पूरे बॉक्स के लिए जनरल एक वैल्यू मैंने उठाई है। तो 20 और 10 के बीच में है वैल्यू, इमेज की पोजीशन 20 और 10 के। वेयर एज ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो बियॉन्ड C मतलब बियॉन्ड 20 है। तो अगर आप बात करेंगे बियॉन्ड 20, वो भी लेफ्ट साइड में, क्योंकि अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो मैंने आपको बोला था कॉनकेव मिरर ऐसा होता है,
जिसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इस साइड होता है, जो कंप्लीट इस साइड होता है, तो उसका फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही लेफ्ट में होगा। और एक्स एक्सिस लेफ्ट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक्स एक्सिस लेफ्ट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगी वो बिगर वैल्यू होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगी वो बिगर वैल्यू होगी, वो भी नेगेटिव में। एंड बिटवीन सी एंड एफ जो होगी वो स्मॉलर वैल्यू होगी, बट वो भी होगी नेगेटिव में। फाइन, क्योंकि लेफ्ट साइड है दोनों चीजें। अब स्मॉलर वैल्यू अपॉन बिगर वैल्यू, हम सबको पता है कि आंसर जो होता है वो पॉइंट्स में आता है। चाहे तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 2/5, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, -2, माइनस माइनस कट गया, 2/5, 2/5 आंसर होता है 0.4, 2/5 आंसर क्या होता है 0.4। इसका मतलब वैल्यू तो छोटी आती है, लेकिन किस में, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट गया, लेकिन ये नेगेटिव तो बरकरार है, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव कट गया, लेकिन ये नेगेटिव तो यहीं का यहीं है। इसका मतलब वैल्यू तो पॉइंट में होगी, लेकिन 0 से कम और -1 से बड़ी, 0 से कम और -1 से बड़ी, बीच में वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और साथ में पॉइंट्स में होती हैं। फाइन, इसी चीज को आप अपने दूसरे फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं, HI/HO। किससे, HI/HO। देखिए HI/HO में यहां पर लिख रहा है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इमेज जो है वो क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी पड़ी हुई है। तो इमेज अगर नेगेटिव y एक्सेस है तो आप ये इमेज को नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, लेकिन इमेज सिर्फ इन्वर्टेड ही नहीं है, इमेज डिमिनिश्ड भी है। इमेज का साइज जो है, साइज ऑफ इमेज जो है, इमेज का साइज छोटा भी है, किसके मुकाबले, ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो HI आएगा नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड वर्ड यूज हुआ है। और स्मॉलर वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि डिमिनिश्ड है। अपॉन में HO बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन बिगर वैल्यू होगी। अगर ये बिगर वैल्यू नहीं होगी तो हम इमेज को डिमिनिश्ड क्यों लिखेंगे, इमेज को छोटा क्यों लिखेंगे। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा अपॉन बड़ा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में होगा, आंसर नेगेटिव में होगा लेकिन पॉइंट में होगा, तो आंसर होगा -1 और 0 से बीच में। यही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फाइन, अब अगर आप ये 2 केस समझ चुके हैं तो मैं इसको रब कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि और भी सारे केस मुझे इसी पेज पे आपको समझा के करने हैं। सो यहाँ पर ठीक है, तो हमारे पास अब थर्ड केस है। यहाँ पर थर्ड केस है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट जो है वो C पर है, एट C, एंड इमेज भी जो है वो एट C है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था -V/U का। -V की वैल्यू क्या है, एट C। अभी अभी हमने बोला था कि हम एक जनरल वैल्यू ले रहे हैं सो दैट हम अच्छे से सीख पाएँ। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, -20, तो -20 अपॉन में भी -20 आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी डिस्कस करा है कि कॉन्केव मिरर लेफ्ट साइड ही रखता है अपना सब कुछ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, तो नेगेटिव में होगा लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। -20 अपॉन -20, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही C पर है। माइनस माइनस कट गया, 20 कट गया, आंसर आया -1। क्या आंसर आया, -1, m आ गया -1। बट इसी चीज़ को अगर आप HI/HO में देखेंगे तो देखिए HI में सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज के लिए आप यहाँ पर ये देखिए कि ये इन्वर्टेड है। क्या है ये, इन्वर्टेड। और फिर ये देखिए कि इमेज की हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, मतलब इन्वर्टेड होने की वजह से नेगेटिव तो पुट करना ही पड़ेगा हाइट ऑफ इमेज में हमें, क्योंकि इन्वर्टेड नेगेटिव y एक्सिस में होती है। लेकिन HI की जो वैल्यू है x, वो उतनी ही है जितनी वैल्यू ऑब्जेक्ट की है, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है एग्जैक्टली कौन, इमेज की हाइट। तो इसीलिए ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, बट साइन इन कन्वेंशन के थ्रू इन्वर्टेड होने की वजह से इसको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। और HO बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, HO बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, -1। इसका भी आंसर क्या आ गया, -1। ये आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोर्थ का डिस्कशन कर रहे हैं कि फोर्थ कहता है ऑब्जेक्ट जो है -V/U, एक ही फॉर्मूला मैं बार बार यूज कर रहा हूँ मैग्निफिकेशन का। ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन C एंड F है, बिटवीन C एंड F है ऑब्जेक्ट, और इमेज जो है वो बियॉन्ड C है, इमेज जो है वो बियॉन्ड C है। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली बात करूं तो ऑब्जेक्ट कह रहा है 10 और 20 के बीच में है, वेयर एज इमेज जो है वो 20 के भी बियॉन्ड जा चुकी है। दैट मीन्स इमेज का आंसर बियॉन्ड 20 जा चुका है। माइनस किसका पार्ट है, फॉर्मूले का। माइनस किसका पार्ट है, फॉर्मूले का। बट ब्रैकेट का जो माइनस है वो किसका पार्ट है, साइन कन्वेंशन का, क्योंकि बियॉन्ड C जा चुका है लेफ्ट में, और लेफ्ट में नेगेटिव होती है एक्स एक्सिस, इसलिए माइनस ऑफ बिगर वैल्यू, माइनस ऑफ बिगर वैल्यू। अपॉन में अगर बात करूं U के बारे में तो आंसर आएगा U का माइनस में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास नेगेटिव ही होता है ऑब्जेक्ट हमेशा। लेकिन कैसा, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हमारा बिटवीन
CNF, ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन CNF, मतलब 10 और 20 के बीच में, मतलब स्मॉलर वैल्यू, 20 के बियॉन्ड वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, इमेज की बड़ी वैल्यू है बियॉन्ड सी वाली, और ऑब्जेक्ट की स्मॉलर वैल्यू है बिटवीन CNF, 10 और 20 के बीच में, ये नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएगा। बिगर वैल्यू एंड स्मॉलर वैल्यू जो होती है वो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिगर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू का आंसर हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीट्यूड हुआ, ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीट्यूड हुआ। बट अगर बात करूं मैग्नीट्यूड के अलावा साइन की, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कटने के बावजूद एक नेगेटिव बचा हुआ है, ऐसी वैल्यू जो 1 से तो बड़ी है बट नेगेटिव में, तो वो एग्जैक्टली है क्या, वो -1 से छोटी है। किससे छोटी है? -1 से। और बड़ी है किससे? -इन्फिनिटी से। अब ये कैसे समझ पाएंगे हम लोग? देखिए वैल्यू नंबर वाइज 2 3 4 होगी मान लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिगर वैल्यू 10 है और स्मॉलर वैल्यू 5 है, 10/5 2 होता है। या बिगर वैल्यू 20 है, स्मॉलर वैल्यू 2 है, तो 20/2 10 होता है। वैल्यू वाइज जरूर वो 1 से बड़ी आएगी, बट क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा है इस वजह से आप बताइए मुझे, -2 -3 -4 जैसे नंबर क्या -1 से छोटे नहीं होते? होते हैं। लेकिन -2 -3 -4 जैसे नंबर -इन्फिनिटी से बड़े होते हैं। दैट मीन्स ये -1 और -इन्फिनिटी के बीच में है मैग्निफिकेशन की लिमिट। फाइन। HI बाय HO से देखते हैं ज़रा इसी बात को। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इमेज के लिए इन्वर्टेड पे। किस पे जाएगी? इन्वर्टेड पे, कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। इमेज इन्वर्टेड है इसलिए आप HI को पुट कर देंगे नेगेटिव। लेकिन इमेज है कैसी? एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब बड़ी, सो बिगर वैल्यू। किसके मुकाबले एनलार्ज्ड है? किसके मुकाबले बड़ी है इमेज? साइज ऑफ इमेज जो है एनलार्ज्ड है किसके मुकाबले? ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? स्मॉलर, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या? पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा, आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। बिगर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू मतलब कैसा नंबर? लाइक 2 और 3। तो ये आंसर्स जो होते हैं वो भी -1 से छोटे और -इन्फिनिटी से बड़े, मतलब -2 -3 -4 ऐसे नंबर्स आएंगे हमारे पास। फाइन। ओके, सो नाउ देयर इज अ केस नंबर 5। केस नंबर 5 देखते हैं ज़रा क्या कहता है। ये है केस नंबर 5 कि ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस पे, ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस पे, लेकिन इमेज की पोजीशन है इन्फिनिटी। तो अगर आप -v/u में इमेज की पोजीशन रखने वाले हैं इन्फिनिटी अपॉन ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस रखने वाले हैं, जिसका मतलब है एनीथिंग, कुछ भी फोकस की पोजीशन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग विल बी इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। लेकिन कैसा इन्फिनिटी? नेगेटिव इन्फिनिटी। वाई नेगेटिव इन्फिनिटी? क्योंकि ये रियल एंड इन्वर्टेड है, इसके मैग्निफिकेशन का आंसर हमेशा ही नेगेटिव आता है। आप चाहें तो ऊपर से उठा के कोई भी केस देख लीजिए, 0 के अलावा देखेंगे तो सब ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो ये भी किस में आएगा? नेगेटिव में। बट अगर आप HI/HO क्यों देखेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। HI क्योंकि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। एंड हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाईली इनलार्ज्ड है, मतलब इमेज का साइज जो है वो इन्फिनाइटली बड़ा है। किसके मुकाबले इन्फिनाइटली बड़ा है? ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, इमेज का साइज उसके मुकाबले क्या है? इन्फिनाइटली बड़ा। तो फिर दोबारा आंसर क्या बनता है आपका? -इन्फिनिटी। क्या बनता है मैग्निफिकेशन का फिर दोबारा आंसर? -इन्फिनिटी। फाइन। ये आपके 5 केस थे शुरुआत के। अब हम बात कर रहे हैं 6th केस के लिए। उसके लिए मुझे फिर दोबारा इसको रब करना पड़ेगा। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, सो हम 6th केस की बात कर रहे हैं। 6th केस जो यहाँ पर है हमारे पास, बिटवीन फोकस एंड पोल है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिहाइंड द मिरर है, इमेज की पोजीशन, फॉर्मूला है -v/u, माइनस है फॉर्मूले का पार्ट। अब v की बात करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी v की। v की क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू। एंड पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, बिगर वैल्यू होगी। ये यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं कर रखा, मैं बताता हूँ ये मैंने नॉलेज कहाँ से उठाई। क्योंकि यहाँ वर्ड इनलार्ज लिखा है ना, तो मैं समझ गया कि क्योंकि इमेज का साइज़ बड़ा है तो पोजीशन भी थोड़ी दूर ही होगी। एंड ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव होता है और स्मॉलर वैल्यू होगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव होता है और स्मॉलर वैल्यू होगी। नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, पॉजिटिव 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 रह जाएंगे। सो एम का आंसर हमारा पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसा पॉजिटिव? बिगर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव बट लेस देन व्हाट? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और 1 के बीच में आएगी इसकी पोजीशन, इन्फिनिटी और 1 के बीच में आएगी इसकी पोजीशन। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन वैसे HI/NHO देंगे आपको। ध्यान से देखते हैं इस HI/NHO को, क्योंकि अभी तक इन्वर्टेड था इमेज, इन्वर्टेड था इन्वर्टेड था इन्वर्टेड था, तो आपने नेगेटिव पुट करा था HI को। लेकिन अब HI क्योंकि इरेक्ट है तो आप HI को क्या पुट करेंगे? पॉजिटिव। क्या पुट करेंगे? पॉजिटिव। एंड क्योंकि साइज ऑफ इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है, साइज ऑफ इमेज क्या है?
एनलार्ज्ड है, एनलार्ज मतलब क्या, बड़ा, किसके मुकाबले बड़ा इमेज, ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा, तो बिगर वैल्यू इमेज की, स्मॉलर वैल्यू ऑब्जेक्ट की, एंड यू नो दैट ऑब्जेक्ट का बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर आएगा पॉजिटिव, लेकिन कैसा, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्योंकि बिगर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू हमेशा कट के 1 से बड़ी ही आती है। चाहे तो आप एग्जाम्पल के तौर पे 10/2 ले लीजिए, 20/5 ले लीजिए, हमेशा इनका आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा। तो 1 से तो बड़ा बट इन्फिनिटी से छोटा, इन्फिनिटी और 1 के बीच में, इन्फिनिटी और 1 के बीच में। ये अभी तक हमने किसके केस करे थे, कॉनकेव के। अब हम किसका केस कर रहे हैं, कॉन्वेक्स का। किसका केस कर रहे हैं, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स के 2 ही केसेस हैं छोटे से, उनको यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला केस कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का पहला केस क्या कह रहा है आपके पास कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और पोजीशन जो इमेज की है वो फोकस है, तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये इरेक्ट है, इसलिए इनका जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आपने देखा जब जब इन्वर्टेड और रियल थी इमेज तब तब मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव आ रहा था। जैसे ही इरेक्ट हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट हुई, मैग्निफिकेशन का आंसर क्या आने लगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्योंकि दोनों ही केस वर्चुअल इरेक्ट के हैं तो दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट केस है इन्फिनिटी का, तो अगर आप बात करेंगे -v/u की, तो माइनस और v और इमेज की पोजीशन फोकस है, एंड आपको पता है कि फोकस जो होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ देख लीजिए आराम से, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इधर ही होती है हमेशा, लेकिन अगर आप मिरर को कंप्लीट करना चाहेंगे तो इसका सेंटर और इसका फोकस राइट साइड में मिलेगा, और किसी भी एक्स एक्सिस के राइट साइड को हम पॉजिटिव कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर v क्योंकि इसका फोकस पे है, हम इसको कहेंगे कि ये v जो है वो पॉजिटिव है, ये v जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अपॉन में नेगेटिव इन्फिनिटी है, अपॉन में नेगेटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, बट एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है, 0। तो मैग्निफिकेशन का यहाँ पर आंसर क्या है हमारे पास, 0। HI/HO से भी देख सकते हैं आप इसका आंसर, HI/HO, क्योंकि इरेक्ट है तो इसलिए पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कैसा, हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश क्या होता है, बहुत छोटा, इन्फिनाइटली स्मॉल, मतलब 0, 0 अपॉन एनीथिंग, 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ से भी मैग्निफिकेशन का आंसर क्या आया, 0। सेकेंड केस -v/u का देखते हैं ज़रा। -v/u का सेकेंड केस जो होगा, जो आपको सेकेंड केस है वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा HI/HO के फॉर्मूले से, उससे देखते हैं, आंसर बड़ा इजीली निकल जाएगा। HI/HO क्योंकि इरेक्ट है, क्योंकि क्या है, इरेक्ट है इमेज, तो ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू। एंड डिमिनिश्ड है इमेज, इमेज जो है वो छोटी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, इमेज डिमिनिश्ड है तो स्मॉलर वैल्यू होगी। अपॉन में क्या आएगा, बिगर वैल्यू, तभी तो ये स्मॉलर बनेगी। तो मैग्निफिकेशन का आंसर आपका क्या आया, मैग्निफिकेशन का आंसर आपका आया <1। वाई <1, स्मॉलर वैल्यू अपॉन बिगर वैल्यू। लेट्स से 2/3, 2/3 होता है 0.67, 0.67 1 से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइन, ये बड़ा इजीली हो गया हमारे दोनों केसेस। अब ज़रा मैं इसी पेज पे बना रहता हूँ आपके साथ, और आपको लास्ट क्लास में जो बात मैंने बोली थी कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्केव मिरर के कंक्लूजन में, वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। जब ऑब्जेक्ट श्योर है एट जैसे वर्ड से, जब ऑब्जेक्ट श्योर है एट जैसे वर्ड से, एट इन्फिनिटी, एट, तो हमने इमेज को भी बोला एट फोकस, हमें भी पता है एग्जैक्टली कहाँ है इमेज। जब ऑब्जेक्ट ही श्योर नहीं है, मैं कहीं बियॉन्ड सी पढ़ा हूँ, सी के बियॉन्ड कहीं पढ़ा हूँ, कहाँ पढ़ा हूँ पता नहीं, लेकिन हाँ सी के बियॉन्ड पढ़ा हूँ, तो हमने भी कह दिया सी एंड एफ के बीच में पड़ा है इमेज। कहाँ पड़ा है पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन बिटवीन सी एंड एफ है। अगर वो कहता है मैं 20 से ऊपर के डिस्टेंस पे पड़ा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पड़ा हूँ, 21, 22, 23 मुझे नहीं पता, तो हम भी कहते हैं ठीक है, हम भी 10 और 20 के बीच में इमेज बता रहे हैं, लेकिन 10 और 20 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, 11, 12, 13, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ। जब वो फिर दोबारा श्योर होकर बोलता है कि नहीं मैं एट सी पढ़ा हूँ, एग्जैक्टली मुझे पता है मैं कहाँ पढ़ा हूँ, एट सी पढ़ा हूँ ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं ठीक है, हमें भी पता है इमेज एग्जैक्टली कहाँ पड़ी है, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वो फिर हमें अनश्योर होकर बोलता है कि मैं बिटवीन पे पढ़ा हूँ, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब बिटवीन 10 एंड 20 के बीच में पढ़ा हूँ, तो बिटवीन 10 एंड 20 का आंसर जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने भी बोल दिया बियॉन्ड सी इमेज होगी, मतलब 20 के बियॉन्ड कई बहुत सारे आंसर्स होते हैं। फिर उसने श्योर होकर हमें बोला एट फोकस, तो हमने भी बोला एट इन्फिनिटी। उसने फिर अनश्योर होकर बोला बिटवीन फोकस एंड पोल, हमने बोल दिया बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर तो बहुत सारी पोजीशंस है ना, एग्जैक्टली कहाँ हमने नहीं बताया। एट का आंसर एट से, बियॉन्ड का आंसर बिटवीन से, बिटवीन का आंसर बियॉन्ड से, एट का आंसर एट से। लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग। एंड एक और चीज़ देखिए,
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता गया, इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी रहा, फिर एट सी आया, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ। जैसे जैसे पहले 5 केसेस में ऑब्जेक्ट कहाँ आता गया, पास, इमेज देखिए दूर जाती गई, पहले फोकस पे थी, फिर बिटवीन सी एंड एफ गई दूर, मतलब पहले 10 पे थी वैल्यू, फिर 10 और 20 के बीच में गई, फिर 20 पे गई, फिर 20 से भी दूर चली गई, और फिर तो इन्फिनिटी पे ही चली गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता गया, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट फोकस, इमेज दूर जाती गई, एट फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी। लॉजिक क्लियर है? ऑब्जेक्ट पास आता गया, इमेज दूर जाती गई, और ना कि सिर्फ दूर जाती गई, बड़ी होती गई। देखिए बड़ी होती गई, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, इक्वल साइज सेम साइज की, बड़ी एनलार्ज्ड बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत छोटे से बहुत बड़े का सफर, बहुत छोटी, फिर छोटी इमेज, फिर इक्वल साइज की इमेज, फिर बड़ी इमेज, और फिर बहुत बड़ी इमेज। फाइन, ये जो था बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है कि ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज दूर जाती जाएगी और बड़ी होती जाएगी, एक एक स्टेप बड़ी होती जाएगी। हाईली डिमिनिश से एनलार्ज नहीं हो जाएगी, हाईली डिमिनिश से एक स्टेप बड़ा क्या होता है, डिमिनिश, डिमिनिश से एक स्टेप बड़ा क्या होता है, इक्वल साइज, इक्वल साइज से एक स्टेप बड़ा क्या होता है, एनलार्ज, एनलार्ज से एक स्टेप बड़ा क्या होता है, हाईली एनलार्ज। फाइन, ओके। सो अभी तक जो हमने मिरर फॉर्मूला के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर, मैग्नीफिकेशन के साथ जो भी हमने कुछ सिखाया, अब हम उसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। सो पेज नंबर 80 to 82 लास्ट QBAD है इस चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, हाफ ऑफ द चैप्टर ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट QBAD पेज नंबर 80 to 82 पे है। ये वैसे तो आपको होमवर्क के तौर पे खुद ही करना है, जितना भी मैंने आपको सिखाया है उससे समझ के, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स खुद अपने आप कराना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया हाउ टू एनालाइज अ न्यूमेरिकल एंड हाउ टू सॉल्व इट। फाइन, सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा गया है 50 सेंटीमीटर पे फ्रॉम अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। तो 50 सेंटीमीटर पे रखा है तो यू बता रहा है वो आपको 50 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया था साइन कन्वेंशन में बाय डिफ़ॉल्ट यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो यू होगा -50 सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन को पढ़ के मुझे ये पता चला, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज हाफ, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज हाफ्ड। अब क्वेश्चन जो आगे स्टेट कर रहा है, इसके लिए मैं इनिशियली लिखी हुई चीज़ों को चेंज कर दूंगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/5। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हाफ उसको मिल रही है तो अब कहाँ रखे कि उसको वो -1/5 दे, बट अब कहाँ रखे, इसका मतलब ये दूसरी कोई पोजीशन दूसरे किसी मैग्निफिकेशन के लिए मांग रहा है, तो इस पोजीशन और इस मैग्निफिकेशन को 1 कहना पड़ेगा, और उस पोजीशन को 2 कहना पड़ेगा जिसको निकालने के लिए कह रहा है, और उस मैग्निफिकेशन को भी 2 कहना पड़ेगा, -1/5। क्लियर है? क्वेश्चन आप पढ़ ले। कॉन्केव मिरर व्हेन an object is placed, when an object is placed, question number 5 कह रहा है when an object is placed at distance of 50 centimeter, at a distance of 50 centimeter from a concave spherical mirror, the magnification produced is half, -half. Where should an object be placed to get a magnification of -1/5? So इस क्वेश्चन में आप ये पहले समझ लें कि ये एक ही मिरर है, ये एक ही मिरर है जिसमें दो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है। क्योंकि मिरर सेम है तो फोकल लेंथ भी सेम ही होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट केस है हमारा लेफ्ट वाला केस, इससे हम पहले फोकल लेंथ निकालेंगे और उसको सेकंड केस में यूज़ करेंगे। फाइन, देखते हैं इसको ज़रा। फर्स्ट केस मैग्निफिकेशन 1 -1/2 है, इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं -v1/u1 का, -v1/u1 का। सो -v1/u1 में -1/2 मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन में गिवन था, माइनस सेम रहेगा, फॉर्मूले का पार्ट है, v1 रहेगा, हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन u1 के बारे में हमें पता है -50 है, u1 के बारे में हमें पता है कितना आंसर है -50। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो v1 हमारा आ जाएगा -50/2, क्योंकि ये 50 ऊपर गया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए, तो आया -50/2 विच इज़ -25। v1 आ गया हमारा -25। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/v1 प्लस 1/u1 इज इक्वल्स टू 1/f, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है या ये मिरर फॉर्मूला है।
अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मैंने 1 यूज़ करा है V1 और U1 के लिए, लेकिन मैंने 1 सबस्क्रिप्ट फोकल लेंथ को नहीं दिया है, क्योंकि मैंने बोल दिया आपको, ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली स्टेट कर रहा है कि एक ही मिरर, कॉन्केव मिरर के आगे आपने पहले जब -50 पे रखा तो फोकल लेंथ -1/2 आया। अब कहाँ रखेंगे कि फोकल लेंथ -1/5 आए, तो मिरर सेम है, फोकल लेंथ सेम होगा दोनों केसेस में। फाइन, पुट करते हैं हम अपनी वैल्यूज़ को। 1/V1 -1/-25 होगा, -1/50 हो जाएगा हमारे पास U1 पुट करने पे, माइनस एंड प्लस माइनस, एंड 1/f हमारे पास सॉल्व होके आएगा, जो कि होगा 50 LCM, यहाँ पर होगा -2, यहाँ होगा -1, दैट इज़ 1/f। सो f की अगर बात आएगी तो आंसर आएगा -50/3, क्योंकि 1/f जो है वो -3/50 है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा फोकल लेंथ के लिए, विच इज़ -50/3। नाउ अब इसी चीज़ को आप सेकेंड पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास M2 है गिवन, फिर दोबारा M2 इज इक्वल्स टू -1/5, जिसको हम इक्वेट करेंगे -V2/U2 से। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट V2 एंड U2 इन दिस केस, ना तो हमें V2 के बारे में कुछ पता है, ना हमें U2 के बारे में कुछ पता है, तो हम ये माइनस माइनस कैंसिल आउट करके लिख लेंगे V2 इज इक्वल्स टू U2/5। ये U2 इधर गया मल्टीप्लाई होने 1 के साथ, और V2 इज इक्वल्स टू U2/5 हमने लिख लिया। तो जहाँ जहाँ हमारा V2 आएगा वहाँ वहाँ हम यूज़ करेंगे V2 को क्या, U2/5। अब फिर दोबारा मिरर फॉर्मूला 1/V2 प्लस 1/U2 इज इक्वल्स टू 1/f। f के यहाँ पर भी पैरों में 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम मिरर है, तो यहाँ पर भी फोकल लेंथ सेम है। नाउ 1/V2 की जगह हम पुट करेंगे 5/U2, 5/U2 रेसिप्रोकल ऑफ V2। V2 अगर U2/5 था तो 1/V2 होगा रेसिप्रोकल ऑफ V2, दैट इज 5/U2 प्लस 1/U2, दैट इज 1/f, क्योंकि मिरर सेम है। 1/f हमारा आया था -3/50, -3/50 LCM हुआ हमारा U2 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा -3/50। अब अगर आप U2 को अकेले रखना चाहते हैं तो U2 को आपको यहाँ भेजना पड़ेगा, 50 को आपको यहाँ भेजना पड़ेगा, एंड -3 को आपको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं U2 ऊपर भेजा तो 50 आया 6 के साथ मल्टीप्लाई होने, और -3 आया नीचे डिवाइड होने। 3 ने 6 को काटा 2 पे, 50 × 2 100 होता है, माइनस बरकरार रहेगा, -100 सेंटीमीटर। सो आंसर है आपका, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट द मैग्निफिकेशन -1/5, दैट इज 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। नेगेटिव में आया है, ये इस बात का सबूत है जो हमने कहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि U बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है, U बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है। तो आप देखिए, जब आपको U की वैल्यू दी तो मैंने उसको नेगेटिव पुट करा, लेकिन जब U की वैल्यू उसने मुझसे मांगी तो मैंने U का आंसर सॉल्व होने दिया और वो अपने आप नेगेटिव में आ गया। मैं फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से देख सकते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो आप उसको नेगेटिव पुट करें, और जब वो आपसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन मांगे तो आप उसको सॉल्व होके अपने आप नेगेटिव में आने दें। खुद से पहले से ही यहां पर नेगेटिव पुट करने की जरूरत नहीं है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं सो दैट हमारे पास प्लेंटी ऑफ स्पेस हो। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इफ अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसको -10 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है, तो हमने इसको लिख लिया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज -10 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड 2 पोजीशंस वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड। फाइंड 2 पोजीशंस, तो पहले ही समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 केसेस हैं। फाइंड 2 पोजीशंस वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड to give in each case an image twice the height of object। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो डबल है ऑब्जेक्ट के। हाइट ऑफ इमेज डबल है ऑब्जेक्ट के, या यूं कहूं मैग्नीफाइड है। दोनों बातें क्या है, सेम। मैग्नीफाइड वर्ड यूज करूं या एनलार्ज्ड वर्ड यूज करूं, दोनों बातें क्या है, सेम। मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड है इमेज। तो ये अभी वीडियो का बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग। थोड़ा आप पीछे जाएंगे तो एक बॉक्स जहाँ पर आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी रे डायग्राम्स की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन की लिमिट्स, उस पेज पे अगर आप देखेंगे तो एनलार्ज्ड वर्ड आपको या मैग्नीफाइड वर्ड या एनलार्ज्ड वर्ड 2 जगह यूज होते हुए दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट
से डबल हो इमेज, ऑब्जेक्ट से डबल हो इमेज, ये ऐसा दो जगह होता है, एक रियल मैग्नीफाइड, एक रियल मैग्नीफाइड और दूसरा वर्चुअल मैग्नीफाइड। एक रियल मैग्नीफाइड और दूसरा कौन सा होता है, वर्चुअल मैग्नीफाइड। अब दोनों का आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहां जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं फिर भी दोनों का आंसर आपको पहले ही बता रहा हूं, देखिए कि आंसर क्या आएगा। क्योंकि अगर आपके पास रे डायग्राम की इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप रे डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स की खास बात क्या है मैं आपको बता दूं। इन न्यूमेरिकल्स में आंसर आने से पहले ही आप आंसर को जज कर सकते हैं कि आंसर कैसा आएगा। जब आंसर आने से पहले ही अगर आप आंसर को जज कर लेंगे कि आंसर कैसा आएगा, और गलती से आंसर वैसा नहीं आता जैसा आपने जज किया है, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है। और कैलकुलेशन की मिस्टेक अगर किसी इंसान को पहले ही पता चल जाए तो उसका न्यूमेरिकल कभी गलत होगा ही नहीं। तो इन न्यूमेरिकल की खास बात यह है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो ये न्यूमेरिकल्स कभी गलत हो ही नहीं सकते। अब वर्चुअल मैग्नीफाइड का केस अगर किसी को पता हो तो वो जान लेगा कि वर्चुअल मैग्नीफाइड कॉनकेव मिरर में खाली एक ही बारी आता है। वर्चुअल मैग्नीफाइड जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और पोल के बीच में होगा, तो यहाँ पर U का जो आंसर होगा वो 0 और -10 के बीच में होगा, 0 और -10 के बीच में होगा। फोकस है -10 तो 0 और -10 के बीच में आएगा जब U, तो ये वर्चुअल मैग्नीफाइड का केस होगा। और रियल मैग्नीफाइड आता है एक ही बारी जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F होता है, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होता है। तो यहाँ पर U का आंसर जो होगा वो -10 और -20 के बीच में आएगा, -10 और -20 के बीच में आएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डबल द फोकल लेंथ दैट इज 20 एंड फोकस के बीच में विच इज 10 एंड 20 के बीच में होगा, और यहाँ पर 0 to 10 के बीच में होगा। पोल टू फोकस वर्चुअल मैग्नीफाइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा जाएगा तो रियल मैग्नीफाइड। तो हाइट ऑफ इमेज, क्वेश्चन फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूं आपके लिए, अब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इफ a concave mirror has a focal length of 10 centimeter, f is equals to -10 centimeter, where should an object be placed, or find two positions of an object so that in each case it gives the image twice the height of object, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे m is equals to -2 मैग्निफिकेशन रियल वाला और m is equals to +2 मैग्निफिकेशन वर्चुअल वाला। सो यहाँ पर -2 के लिए एक अलग आंसर आएगा, +2 के लिए एक अलग आंसर आएगा, और मैंने आंसर पहले ही आपको जज करके दे दिया है कि आंसर क्या आएगा अगर आपके पास रे डायग्राम की नॉलेज है तो ना। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। सो जब m -2 है तो m हमारे पास -2 है, उसको हम इक्वेट करेंगे -v/u से। तो क्योंकि हम v एंड u दोनों को ही नहीं जानते हैं तो इसलिए हम साइन कन्वेंशन अभी यूज़ नहीं करेंगे, अपने आप आने देंगे। मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर दी हो, पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हो तो उसको नेगेटिव में पुट करें बाय डिफॉल्ट, और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन मांगे तो उसे नेगेटिव में आने दे, अपने आप आ जाएगा वो। नेगेटिव नेगेटिव काटा, v इज इक्वल्स टू क्या हुआ, v इज इक्वल्स टू हुआ 2u, v इज इक्वल्स टू हुआ 2u। मैं दोनों चीज़ें साथ में चला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर 2 को आप इक्वेट करेंगे -v/u से, तो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा -2u। यहाँ का माइनस कट गया था इधर के m के -2 से, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो नहीं कट रहा है, v इज इक्वल्स टू -2u है, ठीक है। दोनों में मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इसमें भी मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। दोनों क्योंकि सेम मिरर का केस है तो फोकल लेंथ दोनों का सेम है, -1/10 दैट इज माइनस में था, यहाँ पर भी -1/10, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर v की जगह आप लिख रहे हैं 2u और u की जगह लिख रहे हैं u, लेकिन यहाँ v की जगह लिख रहे हैं आप -2u और u की जगह लिख रहे हैं आप u। फाइन, एलसीएम आया यहाँ पर क्या 2u, तो यहाँ पर सॉरी एलसीएम आया हमारे पास, हाँ 2u, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर आएगा 1/10। यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा 2u, लेकिन यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा +2 और यहाँ पर भी आएगा -1/10, यहाँ -1/10 भूल गया था मैं, ये -1/10 है। नाउ 2u ऊपर जाएगा और 10 इधर आएगा, तो आप लिखेंगे क्या 2u इज इक्वल्स टू -30। आप देख लीजिए 2 + 1 कितना होता है 3 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो 30 होगा, और ये माइनस इधर आ जाएगा, 2u अकेला रह जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू आया -30/2 विच इज -15 एंड यहाँ पर अगर आप करेंगे तो -1 + 2 कितना होता है, -1 + 2 1 होता है, तो 2u अकेला रहेगा और ये -10 इधर आएगा 1 के पास, तो u इज इक्वल्स टू आया आपका -5। पोजीशन ऑफ
object, position of object, which gives the image that is twice the height of an object, which gives the image that is twice the height of object. वो दो पोजीशंस हैं, -5 एंड -15. -15 वो वाली पोजीशन है जो रियल मैग्नीफाई करती है, और -5 वो वाली पोजीशन है जो वर्चुअल मैग्नीफाइड करती है. मैंने कहा था आपको रियल मैग्नीफाइड का आंसर -10 और -20 के बीच में आना चाहिए. बिटवीन सी एंड एफ का आंसर है वो रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. तो आ गया हमारे पास यू क्या, -15. और मैंने कहा था वर्चुअल मैग्नीफाइड जिसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता होना चाहिए हमारे को, पोल एंड फोकस के बीच में होता है. वर्चुअली जब कोई चीज़ एनलार्ज होती है तो पोल एंड फोकस के बीच में होता है, दैट इज 0 एंड -10 के बीच में होता है. तो आंसर हमारे पास क्या आया, देखिए -5. रियल मैग्निफिकेशन के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव में होता है. वर्चुअल मैग्निफिकेशन के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है. इट्स नॉट अबाउट वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो, चाहे डिमिनिश्ड हो चाहे एनलार्ज्ड हो, हमेशा नेगेटिव होगी फॉर रियल. वैल्यू कुछ भी हो, चाहे डिमिनिश्ड हो चाहे एनलार्ज्ड हो, हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर वर्चुअल. याद रखिएगा ये वाली बात. फाइन, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 11th. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 वी आर डीलिंग विद. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं एक बारी. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है. एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर is found to have an image 15 centimeter, A part in front of it, B part behind the mirror. पहले तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख लेते हैं जो कि हमारी दी हुई है -20 सेंटीमीटर. राइट, हमने हमेशा बोला है कि इसको डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नेगेटिव पुट करेंगे यू को. तो यू दिया हुआ है हमें -20 सेंटीमीटर. यू क्या दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फिर इसमें दो केसेस हैं. एक पार्ट हमें दिया हुआ है जिसमें V1 जो है वो फ्रंट ऑफ द मिरर है. फ्रंट मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड पे है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड हमेशा नेगेटिव होती है. तो V1 हमें दिया हुआ है -15. क्या दिया हुआ है V1, -15. और एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें कि वही 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बट बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड. आप देखेंगे यहाँ पर ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स. दोनों की रिफ्लेक्टिंग साइड को आप देखिए लेफ्ट में है, और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बिहाइंड द मिरर दोनों का कौन है, राइट. तो V2 क्या होता है, नेगेटिव. V2 जो है हो जाएगा यहाँ पर +15. क्या हो जाएगा V2 +15. फ्रंट वाला -15, प्लस वाला जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा +15. V1 एंड V2, बट दोनों में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, -20. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड काइंड ऑफ मिरर. फोकल लेंथ निकालना है और मिरर का काइंड बताना है. काइंड मतलब कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, या फिर कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है. राइट, वो डिपेंड करेगा फोकल लेंथ के साइन पे. अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आया, फोकल लेंथ क्या आया, नेगेटिव, तो वो कौन सा है, कॉनकेव है, क्योंकि लेफ्ट में होता है उसका फोकल लेंथ. कर्वेचर लेफ्ट में होता है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है. और कॉन्वेक्स की केस का अगर बात करूँ मैं, तो फोकल लेंथ क्योंकि कर्वेचर राइट में कंप्लीट होता है तो फोकल लेंथ भी राइट में होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट में होता है, तो वो पॉजिटिव होता है. तो वो डिपेंड करेगा हमारे आंसर पे. नाउ 1/V1 प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F. यहाँ पर भी 1/V2 प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F. यहाँ पर F1 लिख लेते हैं, F2 लिख लेते हैं, क्योंकि V1 है V2 है, F1 होगा F2 होगा, U वही है सेम. नाउ 1/V1 इज -1/15 -1/20 इज इक्वल्स टू 1/F1. सॉल्व करेंगे अगर इसको हम, तो एलसीएम आएगा हमारा कितना, 60. ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 1/F1. F1 कितना आएगा हमारे पास, 60/7 माइनस में, 60/7 माइनस में, नेगेटिव में आया है. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो नेचर है या काइंड है, काइंड ऑफ मिरर, काइंड ऑफ मिरर जो है ये कौन है, नेगेटिव में आने की वजह से कॉनकेव. कौन है ये, कॉनकेव. अगर नेचर की बात करेंगे मिरर की, तो नेचर कैसा है इसका, कन्वर्जिंग. नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर का. बट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो 1/V2 होगा हमारे पास 1/15. U हो जाएगा हमारे पास -1/20 इज इक्वल टू 1/F2. एलसीएम अभी भी हमारे पास 60 है, लेकिन ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1/F2. तो F2 जो है वो हमारे पास क्या आया, F2 जो आया हमारे पास वो 60 आया, क्योंकि 4 - 3 होता है 1/60 जो होता है वो 1/F2 है. तो F2 हमारे पास 60 आ जाएगा. फाइन, F2 60 आते ही हम काइंड की बात करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आया, क्योंकि ये क्या आया, पॉजिटिव. तो काइंड ऑफ मिरर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, कॉन्वेक्स. क्या आएगा, कॉन्वेक्स. एंड नेचर की अगर हम बात करेंगे तो नेचर ऑफ मिरर क्या आएगा, नेचर ऑफ मिरर हमारे पास आ गया डाइवर्जेंट. फाइन.
ओके सो दोस्तों, हमने आपके साथ न्यूमेरिकल्स करे हैं, 3 न्यूमेरिकल्स करे हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 5th किया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 11th किया है एंड क्वेश्चन नंबर 19 किया है। आई होप इनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि टॉपिक की डिमांड क्या है एंड टॉपिक किस तरीके से आपको अप्रोच करने के लिए कहता है अपने न्यूमेरिकल्स को। स्टिल और क्वेश्चंस आप करिए खुद से, ये क्वेश्चंस भी ट्राई करिए जो मैंने कराए हैं, और जो रिमेनिंग पूरे QBAD में वो भी ट्राई करिए एंड देन उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लास्ट हमने क्लास में करा था रे डायग्राम का टॉपिक, उससे रिलेटेड QBADs जो हैं वो मैंने होमवर्क में दिए थे, बट अभी तक मुझे किसी भी बच्चे ने अपडेट करके नहीं दिया है वो होमवर्क। सो जब तक आप वो मुझे होमवर्क अपडेट नहीं करके देंगे तब तक मैं उसके QBAD की क्लास को डिस्कस नहीं कर सकता हूँ आपके साथ। और हमारा जो टॉपिक्स मतलब एज एन स्टैक खड़ा होता जाएगा, इकट्ठे होते जाएंगे टॉपिक्स, हम पीछे होते जाएंगे। आई नो, मैं फिर बता रहा हूँ, कोरोना वायरस ने आपको छुट्टियाँ दे दी हैं स्कूल्स की, इंस्टीट्यूट्स की, आप घर में हैं एकदम, और आई गेस मे बी चिल कर रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, टीवीज़ देख रहे होंगे, जो भी आपको करना है आप वो सब कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ दिन के कम से कम 2 आवर्स और 3 आवर्स पढ़ाई को भी दें, क्योंकि जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा, हमें पता है आज या कल ये कोरोना वायरस जो है इससे हमें छुटकारा मिल ही जाएगा। और जैसे ही ये कोविड-19 का सारा तामझाम ख़त्म हो जाएगा, स्कूल्स बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, सारे सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, तब कोई नहीं याद रखेगा इस सिचुएशंस को। हर किसी को फिर दोबारा हाफ ईयरली दिखेंगे सितंबर के मंथ में, प्री बोर्ड 1 दिखेंगे नवंबर या दिसंबर के मंथ में, प्री बोर्ड 2 दिखेंगे जनवरी के मंथ में, एंड फेब एंड से फिर दोबारा बोर्ड्स शुरू हो जाएंगे 2021 में। तो तब कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा, आप अपना काम खुद इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप आज थोड़ा थोड़ा पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, लगातार क्लास टाइमिंग्स के वक्त आपको वीडियोस मिलती जा रही हैं, आपका टॉपिक पीछे नहीं हो रहा है। टेस्ट हम लोग लेंगे 2 अप्रैल को मैथ्स का एंड 4 अप्रैल को साइंस का। मे भी हो सकता है कि क्लासेस अगर शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अभी कुछ लग रहा है कि बाय गवर्नमेंट नॉर्म्स शायद हो सकता है कुछ और दिन छुट्टी लेनी पड़े, लेकिन ये टेस्ट फिर भी होंगे। ये भले ही घर बैठ के होंगे, आपके पेरेंट्स के साथ आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा जाएगा, वो आपका टेस्ट लेंगे अपने सामने बिठा के 45 मिनट्स का, एंड वो हमसे आंसर शीट शेयर करेंगे। हम अपनी तरफ से हर वो प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं जो ब्रोशर में हमने लिखा है, जो भी आपके एकेडमिक्स चीज़ें हैं उसको पूरी तरीके से हम टेक केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई गेस अभी भी आप लोग सीरियस नहीं हैं, तो प्लीज़ सीरियस हो जाएं, अपने होमवर्क को लगातार करते हुए अपडेट करके दें मुझे, ताकि चीज़ें बड़ी स्मूथली रन करें आगे भी। फाइन, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बताता हूँ, इसका भी सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि जैसे ही क्लासेस कंटिन्यू होंगी फिर आपको मैं संडे को तंग करूँगा चीज़ों को कवर कराने के लिए। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे तो ये कोई काम नहीं आएगा, फिर संडे को आपको तंग करूँगा। अगर आप चाहते हैं आपके साल भर के संडे तंग ना हो, तो अच्छा है कि आप इस टाइम को यूज़ करें और अभी पढ़ें घर बैठ के। फाइन, थैंक यू।